हेलो 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 आर यू Yes, गेटिंग sir. माय वॉइस? Yes, sir. बच्चे, today we will start the correlation function and then we will see the power spectral density. ठीक है, तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी और कोरिलेशन फंक्शन वगैरह हम लोग आज देखेंगे। तो इसमें क्या है कि आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने फूरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह पढ़ा होगा पहले, मैथमेटिक्स जब आपने पढ़ा होगा क्लास में। फूरियर ट्रांसफॉर्म बच्चे पढ़े हो आप लोग? पढ़े ही होंगे, चलो मान के चलते हैं आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो कोरिलेशन, कोरिलेशन बच्चे क्या होता है, कोई बताओ? कोरिलेशन मतलब क्या होगा? रिलेशन, कोरिलेशन मतलब रिलेशन बिटवीन द टू सिग्नल, ऐसा करके कुछ होगा। तो दिस इज अ टूल विच डिटरमाइंस द सिमिलरिटी बिटवीन द टू सिग्नल। ठीक है, तो कोरिलेशन में क्या होगा कि कोई भी दो सिग्नल्स हैं उसके बीच का वो सिमिलरिटी शो करेगा, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो इसके काफी इम्प्लीमेंटेशन है कि इट में बी वाइडली यूज्ड इन सिग्नल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, जैसे कि रडार, आपका रडार काम करता है, डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर वगैरह जो भी है, तो उसमें हम ये कोरिलेशन जो है उसकी यूज वहां पे होती है। ठीक है, तो कोरिलेशन की यूज वहां पे कैसे होता है ये देखते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे रडार आपका सिस्टम है, तो रडार कैसे वर्क करता है, कोई बताओगे? हेलो, रडार कैसे काम करता है बच्चे? हेलो, कोई है? रडार की फंक्शनिंग कैसी होती है बच्चे? सर रडार इको टेक्नोलॉजी पे काम करता है ना, तो इको टेक्नोलॉजी बिल्कुल, उसमें क्या होता है? है। सर एक फ्रीक्वेंसी वेव इमिट होती है एंड उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी वेव इमिट होने के बाद किसी ऑब्जेक्ट से रिपेल होकर वापस आती है, उस फ्रीक्वेंसी वेव की डिस्टेंस एंड टाइम ट्रेवल के रेशियो के हिसाब से उसका साइज एंड उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट होती है। हाँ, वैसे ही कुछ है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ये समथिंग, दिस इज बेस्ड ऑन कोरिलेशन। तो इसमें इसमें क्या होगा कि जैसे अब हमें पता लगाना है कि कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई मतलब कोई भी ऐसा वहां पे यंत्र है या कुछ भी है वहां पे, जो कि वहां पे हमें ट्रेस करना है कि वहां पे कोई दुश्मन का या कोई भी मतलब एनिमी वगैरह वहां अवेलेबल है, या उसके कोई इक्विपमेंट्स वगैरह वहां पे है कुछ भी। तो हमें क्या करना, वहां पे क्या होगा कि एक वहां से सिग्नल या पल्स जो होगा वो ट्रांसमिट होगा। ठीक है, कि वहां से जो भी कुछ है वहां पे जाकर के वो इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द सस्पेक्टेड टारगेट। ठीक है, तो अब यदि टारगेट वहां प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, जो रिफ्लेक्ट बैक होकर के वहां से आएगा, तो वहां रिफ्लेक्ट बैक होकर के आएगा, और वो क्या होगा कि जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल था, ठीक है, ओरिजिनल सिग्नल और जो रिफ्लेक्ट होकर के आया, तो उसमें हम सिमिलरिटी चेक करते हैं। यदि सिमिलरिटी पाई गई, तो यदि ऑब्वियसली यदि हम वहां रिफ्लेक्ट बैक होकर के आएगा कोई भी सिग्नल, तो उसमें ऑब्वियसली जो रिलेशन कुछ ना कुछ होगा ही होगा। अदरवाइज क्या होगा कि सिंपल कुछ नॉइज आएगा, थोड़ा सा नॉइज होगा। लेकिन यदि सिग्नल वहां प्रेजेंट है, यदि कोई सस्पेक्टेड टारगेट वहां पे अवेलेबल है, तो उसका जो रिफ्लेक्ट बैक होकर के सिग्नल आएगा और ओरिजिनल सिग्नल जो हमने ट्रांसमिट किया था, तो देयर आर सम रिलेशन इन बिटवीन देम। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन से हम इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं कि वहां वहां जो टारगेट है
वो अवेलेबल कोई टारगेट है या सस्पेक्टेड टारगेट या अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और यदि अवेलेबल है तो कितने डिस्टेंस पे वो अवेलेबल है ये भी हम पता कर सकते हैं। कैसे? तो उसमें वो हम देखेंगे कि जब कोई भी सिग्नल यहाँ से एक जगह से भेजा गया, ट्रांसमिट किया गया, और रिसीव्ड सिग्नल जो है, तो उसके बीच का जो डिले है वो चेक करते हैं, कितना टाइम लगा जो ट्रांसमिट हुआ और रिटर्न हो गया है। तो उस डिले से डिस्टेंस का पता लगाया जा सकता है कि हाँ, हाउ मच डिस्टेंस इज बिटवीन देम, द डिस्टेंस बिटवीन द सस्पेक्टेड टारगेट एंड द ट्रांसमीटर एंड, ठीक है। तो वहां से हम क्या देख रहे हैं, देयर इज सम रिलेशन इन बिटवीन देम, सो दिस इज कॉल्ड एज कोरिलेशन। तो कोरिलेशन में भी टू पार्ट्स हैं, एक है क्रॉस कोरिलेशन और एक है आपका ऑटो कोरिलेशन एंड क्रॉस कोरिलेशन, ठीक है। तो ऑटो कोरिलेशन में क्या होगा और क्रॉस कोरिलेशन में क्या होगा? ऑटो कोरिलेशन और क्रॉस कोरिलेशन में क्या होगा कि टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स होंगे, उनके बीच का रिलेशन भी हमें देखना होगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पे दिस इज अ सिग्नल GT and this is a signal ZT, ठीक है। There are two signal here and if we want to find out some relation in between them, so we have to apply the correlation function, cross correlation function। तो कोरिलेशन यहाँ पे होगा, वो क्या कहलाएगा? क्रॉस कोरिलेशन। सो दिस इज क्रॉस कोरिलेशन फंक्शन एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड विथ दिस। सो दिस इज व्हाट? दिस इज एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, और यू कैन से द ऑटो कोरिलेशन, ये कोरिलेशन फंक्शन, दिस इज कोरिलेशन फंक्शन फॉर एनर्जी सिग्नल, कोरिलेशन फॉर एनर्जी सिग्नल। तो यहाँ पे कोरिलेशन में क्या होगा? देखो, GT एंड ZT प्लस टॉ। जो ZT प्लस टॉ का मतलब क्या होगा? ये सिग्नल क्या होगा? एट कोई भी टाइम किस पे? माइनस टॉ पे, एट ए टाइम माइनस टॉ पे ये सिग्नल अवेलेबल है, ठीक है। तो देर इज रिलेशन बिटवीन द टू डिफरेंट सिग्नल, सो इट इज कॉल्ड एज क्रॉस कोरिलेशन। एंड इफ द relation between the two same signal and that is shifted only in terms of time shifting property जो आपने पढ़ा होगा, तो वो यहाँ पे यूज किया इसने। तो यदि टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करके और द टू सेम सिग्नल के बीच का यदि रिलेशन कुछ देख रहे हैं, तो उसको कहेंगे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, ठीक है। सो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन और क्रॉस कोरिलेशन फंक्शन, तो यहाँ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन में GT प्लस टॉ DT, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इसके इंटीग्रेशन, ठीक है। तो दिस इज क्या है कि ये आपका क्या होगा? दिस इज एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व इन बिटवीन लिमिट कहाँ? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑटो कोरिलेशन फंक्शन फॉर एनर्जी सिग्नल, ठीक है। ये एनर्जी सिग्नल के लिए यूज कर रहा है, ये जो साई जी टॉ यूज कर रहा है वो एनर्जी सिग्नल के लिए यूज कर रहा है यहाँ पे। तो ये आपका सिंपल फॉर्मूला है, और ये एक सिग्नल था, ठीक है, GT एंड ZT। तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन और जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, इन दोनों के बीच रिलेशन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है कि जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी और ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है वो फूरियर ट्रांसफॉर्म है। यदि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी देखें तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज समव्हाट द पावर फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। देखा, मैं आपको बताता हूँ। फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो सिग्नल पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कहलाएगा। है ना। तो स्टार्टिंग में काफी इसमें ये पूरे ट्रांसफॉर्म वगैरह दिए हुए हैं, तो आपने जरूर किया होगा, ये सब नहीं किया होगा तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि फूरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ निकाला है यूनिट इम्पल्स फंक्शन का, या फिर इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, तो ये यहाँ वहां पे यूज होगा, ठीक है। अब जैसे फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज कर रहे हैं और इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो वहां पे जो है क्या टर्मिनोलॉजी आएगी, तो वो आपको पता होना चाहिए। यदि इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, देखो फूरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो ये इम्पल्स फंक्शन, ये यूनिट इम्पल्स फंक्शन का, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या आ रहा है? 1, ठीक है। लेकिन यही यदि इसका इम्पल्स, ये इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म हमने किया, तो ये क्या आएगा? 1/2 पाई, ठीक है।
तो 1/2 पाई यदि इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा तो 1/2 पाई से मल्टीप्लीकेशन होता है, और सिंपल यदि फूरियर ट्रांसफॉर्म इम्पल्स फंक्शन का है तो सिंपल 1 होगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो आपने किया हुआ है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फूरियर ट्रांसफॉर्म। नहीं किए हुए हैं, किए तो होंगे ही, तो आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। अब फूरियर ट्रांसफॉर्म e टू माइनस ए टी यू टी, अब इसमें न्यूमेरिकल जो भी आएंगे तो ऐसे ही कुछ आएंगे। आपको पता होना चाहिए e टू पावर माइनस ए टी यू टी क्या होगा, 1/a+j ओमेगा होगा, या ये s इसकी जगह s भी यूज कर सकते हैं, 1/s+a। तो s क्या होता है, s इज इक्वल टू j ओमेगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, फूरियर ट्रांसफॉर्म e टू पावर माइनस ए टी यू टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म 1/a+j ओमेगा होगा, या e टू पावर ए टी माइनस यू टी। यू टी यहाँ पे क्या है बच्चा, हेलो हेलो, यूटी क्या है यूनिट इम्पल्स सिग्नल ना, यूनिट इम्पल्स सिग्नल है, ठीक है। तो ये आपको बच्चे पता होना चाहिए कि हाँ ये यूनिट इम्पल्स, ये स्टेप फंक्शन नहीं, आपने क्या बोला, इम्पल्स बोला स्टेप बोला, ये स्टेप फंक्शन है, ठीक है, यूनिट स्टेप फंक्शन। तो यूनिट स्टेप फंक्शन का 1/a+j ओमेगा होगा, या u ऑफ माइनस टी यदि कर रहा है e टू पावर ए टी, तो उसके ये फॉर्मूला होंगे। और फॉर्मूला का ये आप पूरे ट्रांसफॉर्म जब करोगे तो ये आपका वहां से निकल के आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कैसे आपको फाइंड आउट करना है। अदरवाइज ऐसे रट्टा मारने से तो मतलब भूल जाओगे। तो आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे फूरियर ट्रांसफॉर्म इसका निकलता है। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म आप लोगों का क्लियर है, इसका यूज वहां पे आएगा अभी जब इसके न्यूमेरिकल कुछ करेंगे। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म आप लोगों ने किया हुआ पहले, हाँ ना, कुछ तो बोलो। तो ये फूरियर ट्रांसफॉर्म है, रेक्टेंगुलर फंक्शन जो है उसका यदि फूरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो सिंक फंक्शन आएगा, सिंक फंक्शन का रेक्टेंगुलर फंक्शन आएगा, लेकिन इसमें जो वैल्यूज है कुछ इसके टर्मिनोलॉजी है वो आप जब कैलकुलेट करेंगे तभी पता लगेगा। या कॉस का करेंगे तो क्या आएगा, साइन का कर रहे हैं फिर क्या है। तो ये आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म टेबल आपको एक बार आप देख लीजिए, इसका यूज होगा। तो हम चलते हैं फिलहाल पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी के ऊपर। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ये गिवन है फूरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ देखो फूरियर ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगुलर फंक्शन का ये निकाला है, रेक्टेंगुलर फंक्शन और सिंक फंक्शन। तो रेक्टेंगुलर फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो कैसे निकाल रहा है ना, ये सब यहाँ गिवन है। तो आप लोग पहले पढ़े भी होंगे, और यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टी जो है उसको ये यहाँ पे डिस्कस किया गया है। जी टी इज जे ओमेगा, ये क्या है, जी टी इज सिग्नल इन टाइम डोमेन, ठीक है। सिग्नल इन टाइम डोमेन इज जी टी, जी ओमेगा इज व्हाट, सिग्नल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन या फिर पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी वगैरह जब भी हम देखेंगे तो ये क्या देखोगे कि वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में यूज कर रहा है काम, जो भी वर्क होगा वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में होगा। जी ऑफ टी इज जी ओमेगा frequency, it's a Fourier transform. But when there is a term at, if the signal is gat, a is constant, ठीक है, तो its Fourier transform will be 1/a g omega by a, ठीक है। तो ये आपको ध्यान पता होना चाहिए, नहीं तो परेशानी होगी। इसी तरह से बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। तो ये फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज है, आप चाहो तो देख सकते हो, जो भी पिलाटी की बुक है उसमें है सारी गिवन। तो कंप्लीट यहाँ फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में डिस्कस किया हुआ है। बाकी देख लेना, जरूरत होगा तो देखेंगे। देखो टाइम डिफरेंशिएशन, टाइम इंटीग्रल प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे आपका ट्रायंगुलर फंक्शन है, ट्रायंगुलर फंक्शन से क्या होगा, स्क्वायर फंक्शन बन जा रहा है डिफरेंशिएशन के बाद।
हेलो, यहीं पे घर पे हैं, कहाँ है आप? अच्छा ठीक है। धर्मपुर अंदर आकर के स्कूल के आगे से अंदर पानी टंकी से अंदर आ गए आप? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हेलो, हेलो, बच्चे आप लोग ये जो टेबल है फूरियर ट्रांसफॉर्म का, वो आप लोग एक बार चेक करो। मैं 2 मिनट में आया, ठीक है? आप लोग थोड़ा सा इसको चेक करिए, मैं आई विल कम बैक इन 2 मिनट्स। हेलो, क्या तो ये आपका पूरे ट्रांसफॉर्म का प्रॉपर्टी था, वो आप लोग सेपरेट देख लीजिए, और यदि कोई दिक्कत होगा तो हम लोग डिस्कस कर भी सकते हैं, ठीक है? लेकिन उसको अभी फिलहाल नहीं करेंगे क्योंकि उतना टाइम अपने पास नहीं होगा। द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एंड एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ठीक है? तो अब इसमें एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल, दो सिग्नल हैं, तो दोनों की एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी और ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है। बट हमें पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी के बारे में ही पढ़ना है, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी नहीं पढ़ना। लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेशन होंगे ही होंगे। तो साई जी है ना, साई जी टॉ, टॉ इज इन टाइम डोमेन, so this is correlation function, auto correlation function. So this is gt plus tau dt minus infinity से plus infinity. So this is auto correlation function for energy signal. Okay. तो अब इसकी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यहाँ से देखो रिफ्लेक्ट हो रही है कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन जो होगा वो इवन फंक्शन। क्यों? क्योंकि साई जी टॉ इज इक्वल टू साई जी ऑफ माइनस टॉ, है ना? तो दिस इज इवन फंक्शन। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जी टी प्लस टॉ, और जब x इज रिप्लेस्ड विथ टी प्लस टॉ, तो यहाँ से द फंक्शन द 3.7.1 ए इक्वेशन इज रिप्लेस्ड विथ दिस वन, है ना? यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएशन आप कर दो, dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? और t प्लस टॉ के लिए के लिए x होगा, और t इज रिप्लेस विथ x माइनस टी टॉ। तो ये सिग्नल, ये जो इक्वेशन है, एक्सप्रेशन, वो आपका यहाँ एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, ठीक है? अब डमी, ये x क्या है? डमी वेरिएबल है, x इज डमी वेरिएबल, ठीक है? तो उसको आप t से रिप्लेस यहाँ पे किया, तो ये क्या देख रहा है कि जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन होंगे, जो न्यूमेरिकल करेंगे वहां भी हम देख सकते हैं कि जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है वो टॉ और माइनस टॉ पे उसकी वैल्यू सेम होगी। तो दिस इज इवन फंक्शन। तो एनर्जी स्पेक्ट्रल, ये ऑटो कोरिलेशन फंक्शन हो या फिर एनर्जी सिग्नल के लिए हो या फिर पावर सिग्नल के लिए हो, दोनों केस में कोरिलेशन फंक्शन, जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन होगा वो क्या होगा? इवन फंक्शन ही होगा दोनों केस में।
तो अब यहाँ ये क्या होगा, अब सेकेंड जो यहाँ कन्वोल्यूशन कर रहा है, ठीक है, तो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी और ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। और कैसे रिलेटेड हैं, तो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज रिटन एज द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। तो चूंकि ऑटो कोरिलेशन एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी हमें नहीं पढ़ना है, तो इसलिए हम उसमें डिटेल में नहीं गए, अदरवाइज यू कैन चेक ऑल्सो। तो यहाँ से जैसे एक है क्वेश्चन था, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ ए सिग्नल ये गिवन है जीटी इक्वल टू e⁻80 ut, ठीक है, ये सिग्नल गिवन है, ठीक। तो इस सिग्नल से हमें एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या है फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो जीटी इज e⁻80 ut, ठीक है। तो अब हमें जो एक्सप्रेशन है उसमें क्या था, एक जीटी था और एक जीटी माइनस टॉ था, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन क्या होगा, सेम सिग्नल होगा बट दैट इज शिफ्टेड, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज यहाँ पे करेगा, सिग्नल सेम बट दैट आर शिफ्टेड विथ टाइम। सो दिस इज टी माइनस टॉ, this is gt and this is gt minus tau। तो this t is replaced with t minus tau, ठीक है। तो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा और ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का एक्सप्रेशन जो है उसमें यहाँ पुट किया ऑटो कोरिलेशन। तो यहाँ से इन दोनों की वैल्यू gt और gt माइनस टॉ की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। जो दोनों सिग्नल है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया और उसकी यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ से फाइंड आउट कर लिया गया। सो दिस इज जी साई जी टॉ, मतलब इसका आपका क्या होगा, ये ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ एनर्जी सिग्नल। दिस इज वैलिड फॉर पॉजिटिव टॉ, वी कैन परफॉर्म सिमिलर प्रोसेस, है ना। निगेटिव टॉ के लिए भी देख सकते हैं, पॉजिटिव टॉ के लिए भी देख सकते हैं। So this is for positive tau, na? This is shifted by tau, positive tau. This gt minus tau means क्या? The same signal gt is shifted with the time tau on the axis, x-axis में। gt सिग्नल था और gt minus tau जो होगा वो सिग्नल एक होगा, सेम सिग्नल gt, और वो शिफ्ट होगा टाइम से। वो टाइम क्या होगा, tau। टॉ टाइम से वो एक्स एक्सिस पे वही सेम सिग्नल जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे। तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ये पॉजिटिव टॉ के लिए था, और निगेटिव टॉ के लिए क्या होगा, जब टी प्लस टॉ यूज होंगे तब वो निगेटिव टॉ के लिए कहलाएगा। तो यहाँ पे आप जब उसके लिए भी फाइंड आउट करेंगे तो सेम आता है वैल्यू। तो इसलिए यहाँ पे इसने 1/2a e⁻ टॉ टॉ इसने लिखा, ठीक है। तो क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो इसकी वैल्यू बराबर आएगी आएगी, अदरवाइज आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, तो वैल्यू सेम ही आएगी। तो अब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कर, ये क्या है, साई एस साई जी ओमेगा, ओमेगा यहाँ पे आ गया, ये क्या होगा आपका, दिस इज द स्पेक्ट्रल डेंसिटी, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज डिनोटेड बाय साई जी ओमेगा। मतलब इसका आप फूरियर ट्रांसफॉर्म कर दो, Fourier transform of this energy spectral density. Fourier transform of this energy spectral density is the energy spectral density. Fourier transform of autocorrelation function. This is tau, and this is this whole function is called as autocorrelation function for energy signal, and this is in frequency domain, and it is called as Fourier transform of this autocorrelation function. तो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी आपका क्या है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो साई जी है ये है आपका एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, एंड दिस इज ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म जब हम करेंगे तो ये आपका आएगा पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, या सॉरी एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, बिकॉज दिस इज फॉर एनर्जी सिग्नल, हियर द कंसीडरेशन इज फॉर एनर्जी सिग्नल, सो दिस इज फॉर एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी। और सेम सिमिलर केस है पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी में भी सिमिलर ही केस होंगे। जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होगा वो क्या होगा, वो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन होंगे वहां पे और उसके फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन फॉर पावर सिग्नल इज ऑल्सो इज कॉल्ड एज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो जब इसका हम
फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये दिस फंक्शन का जब फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये आपका यहाँ पे ये आएगा। जब इसको आप करोगे तो पता लग जाएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म इसका निकालना। बच्चा ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। यहाँ पे टर्म एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, क्रॉस कोरिलेशन फंक्शन, ठीक है। तो ये 4 टर्म्स हैं, वो आपको समझना चाहिए, ठीक है। ये बच्चा समझ में आया नहीं आया ये बात? हेलो 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 हेलो, समझ आ रही है बच्चे? Yes, sir. तो जो अभी हम बता रहे हैं एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ये कुछ समझ में आ रहा है? पल्ले पड़ रहा है? ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये कुछ पता लग रहा है? क्योंकि बच्चे फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको करने पड़ेंगे यदि आप चाहते हैं कि इसको आप अच्छे से करें, तो इसके लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको करने ही पड़ेंगे। फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे आगे बढ़ पाएंगे। ये तो यहाँ पे क्वेश्चन पे आप आके अटक जाएंगे। अब यहाँ से फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना होगा तो हम कर नहीं पाएंगे, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी और ऑटो स्पेक्ट्रल डेंसिटी कोई सा भी हो, चाहे एनर्जी या पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, दोनों क्या है? फूरियर ट्रांसफॉर्म है ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। अब एनर्जी सिग्नल होगा तो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी कहलाएगा, पावर सिग्नल होंगे तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कहलाएगा। तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन पावर सिग्नल क्या करेंगे तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। ऑटो कोरिलेशन यदि फूरियर ट्रांसफॉर्म करें एनर्जी से इसका क्या नाम है, एनर्जी सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म यदि हम करेंगे तो वो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी कहलाएगा। तो ये आपका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन था जो कि रिप्रेजेंटेड इन टाइम डोमेन, ठीक है। ये ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन, एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन जब भी आएगा तो ये ऑटो कोरिलेशन फंक्शन से कहाँ चला जाएगा, ये स्पेक्ट्रल डेंसिटी पे आ जाएगा। दिस इज टाइम डोमेन एंड इट इज कॉल्ड एज ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। psi g tau, it is auto correlation function and it is represented in time domain. But psi g omega, this is frequency domain and called as energy spectral density. तो ये आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है ना। ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज किया, जीटी ये था, जीटी माइनस टॉ, यहाँ पे सेम सिग्नल है और दैट इज शिफ्टेड बाय टॉ। ये इसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है, जो सिग्नल है उसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड विद दिस वन, है ना। ये जो है आपका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, उसको इस यहाँ प्लॉट किया गया है, ठीक है। जब आपकी टॉ की वैल्यू 0 होगी, टॉ की वैल्यू 0 होगी तब क्या होगा, और टॉ की वैल्यू जब आप पॉजिटिव बढ़ाएंगे या निगेटिव बढ़ाएंगे तब क्या होगा। तो आप इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं, यदि टॉ 0 होगा, आपका टॉ 0 होगा तो यहाँ से क्या होगा, 1/2a होगा, 1/2a, ठीक है। तो फॉर t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, दिस इज here and its amplitude should be 1/2a, ठीक है। और जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, टॉ की वैल्यू बढ़ाओगे 0 से 1 2 3 कुछ भी करोगे, तो 1/2a क्या होगा, वो दैट विल बी डिवाइडेड बाय e टू पावर a इंटू टॉ, जो भी वैल्यू आएगी। तो इसकी वैल्यू ऑलवेज डिक्रीज होगी, अगर जब मतलब टॉ की वैल्यू आप पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखिए, ठीक है, कुछ भी रखिएगा, तो जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है वो ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा। तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगा, जब टॉ इज इक्वल टू 0 होगा। एट टॉ इज इक्वल टू 0 द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन हैज इट्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड इट विल डिक्रीज विथ टाइम टॉ।
विथ टाइम ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होगी और इसका मैक्सिमम जो वैल्यू होगा एट टॉ इक्वल टू 0 पे। अब यहाँ पे एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी और ये दोनों में काम आएगा, आपका एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी हो चाहे पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। सिर्फ यहाँ रिप्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे क्या है, साई ओमेगा डब्ल्यू, और ये एच ओमेगा इम्पल्स फंक्शन है। कोई भी सिस्टम यदि गिवन है, फिल्टर कोई भी बीच में गिवन है, मान लो कोई भी यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, कोई भी यहाँ पे एक सिस्टम गिवन है, ठीक है। अब यहाँ से इनपुट दिया गया और यहाँ से आपने आउटपुट दिया, ठीक है, ठीक। अब ये एक्स टी है, दिस इज एक्स ऑफ टी। यहाँ पे आपने एक इनपुट दिया एक्स ऑफ टी, ठीक है, और ये आपका क्या है, फिल्टर है। दिस इज इनपुट एक्स ऑफ टी एंड आउटपुट इज वाई ऑफ टी यदि है, और ये लीनियर फिल्टर है जिसका कि इम्पल्स फंक्शन क्या है, एच ऑफ ओमेगा। या इन टाइम डोमेन में देखें तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज एच ऑफ टी। इसका इम्पल्स फंक्शन एच ऑफ टी है और आउटपुट इज वाई ऑफ टी। तो इसके लिए जहां से आपका ये एक्सप्रेशन है, और ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं यहाँ से सवाल कि इनपुट आपका गिवन है, ये एच टी है, इम्पल्स फंक्शन है, इसकी रेस्पॉन्स आपको बता देगा और पूछेगा वाई टी जो आउटपुट होगा वो आपका क्या होगा, स्पेक्ट्रल डेंसिटी आउटपुट, स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होगा वो निकालना है, चाहे पावर हो या एनर्जी हो। तो दिस इज y of omega is what, the Fourier transform of y of t is y of omega। तो x gt एंड yt यहाँ पे दो इनपुट सिग्नल है, कोई ना, हमने यहाँ xt माना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो और yt आउटपुट है, तो ये आउटपुट क्या होगा, आउटपुट इज जो होंगे वो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ t एंड मल्टीप्लीकेशन बाय फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ h ऑफ t, दोनों के मल्टीप्लीकेशन होंगे यहाँ पे। तो ये एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी y ऑफ ओमेगा, अब यहाँ पे स्क्वायर कर दिया दोनों साइड में, ये स्क्वायर कर दिया, और ये क्या होगा आपका एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, दिस इज योर एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ आउटपुट एंड दिस इज एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ इनपुट एंड दिस इज एच ओमेगा इज योर इम्पल्स फंक्शन ऑफ लीनियर फिल्टर जो लगा होगा। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आउटपुट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होगा। इनपुट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी के लिए कोई भी एक्सप्रेशन आपको गिवन होगा और एच ओमेगा जो होगा वो भी गिवन होगा। तो इन दैट केस यू हैव टू फाइंड आउट द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ द आउटपुट। तो ये यहाँ से आपको न्यूमेरिकल इसके बेस पे न्यूमेरिकल होगा, हम लोग देखेंगे। तो सिग्नल पावर एंड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ठीक है, वो एनर्जी स्पेक्ट्रल, ये ऑटो कोरिलेशन फंक्शन फॉर एनर्जी सिग्नल के लिए वहां पे था। अब ये ऑटो कोरिलेशन फंक्शन और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी
ठीक है, तो दिस इज पावर सिग्नल। कोई भी पावर सिग्नल है, दिस इज पावर सिग्नल पीजी, पावर ऑफ ए सिग्नल जीटी। ठीक है, जीटी कोई पावर सिग्नल था, उसका पावर ये है। तो ये पावर और एनर्जी समवट रिलेटेड है। दिस इज योर व्हाट, एवरेज। एवरेज जो एनर्जी था, तो एनर्जी अपॉन टी हमने किया है, यहाँ पे किया हुआ है, और लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी। तो दिस इज योर पावर सिग्नल। नहीं, एनर्जी अपॉन टी, पावर क्या होता है, ई अपॉन टी, एनर्जी डिवाइडेड बाय, यदि हम टाइम करते हैं तो ये आपका क्या होता है, देगा आपको पावर स्पेक्ट्रल, ये पावर देगा। तो ये पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होता है कि ये रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका, फ्रीक्वेंसी डोमेन में यहाँ भी होगा, और एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो था वो भी आपका क्या था, पावर, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में था। जब स्पेक्ट्रल डेंसिटी की बात करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में होगा। तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होगा, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ द सिग्नल डिस्क्राइब क्या करता है, ये पावर प्रेजेंट इन द सिग्नल एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। नहीं, रिप्रेजेंटेशन जो होगा उसमें y एक्सिस पे क्या होगा, पावर, ये पावर, और x एक्सिस पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। तो स्ट्रेंथ जो होगा, स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल, ये देखो विथ टाइम, सॉरी विथ फ्रीक्वेंसी, ये इट रिप्रेजेंट्स। तो यहाँ पे आपका एनर्जी सिग्नल, यहाँ ये गिवन है, एनर्जी सिग्नल ये है आपका, एनर्जी का फॉर्मूला है, और इसमें 1/t एवरेज। तो ये आपका पावर सिग्नल पीजी, here we can find। तो अब यहाँ देखो, द सिग्नल, द पावर सिग्नल एंड द रिलेटेड कंसेप्ट। चलो, ये जब दो कंडीशन यहाँ पे गिवन है, जब t इज ग्रेटर देन t/2 एंड t इज लेस देन इक्वल टू t/2, तो ये सिग्नल जो जीटी सिग्नल को यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया गया है, उसमें ये कहा गया कि जी ऑफ टी जो होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जी टी की वैल्यू 0 होगी कब, जब मॉड ऑफ टी ग्रेटर देन t/2 होगी। और जी ऑफ टी, इसकी वैल्यू जी ऑफ टी होगी जब t लेस देन और इक्वल टू t/2, है ना। ये यहाँ से ये देख सकते हैं, ये देखो, ये रिप्रेजेंटेशन है, इसमें क्या है, ये कोई सिग्नल है, जी ऑफ टी इज एनी सिग्नल, ठीक है, ये सिग्नल है। अब इसको यहाँ पे ट्रंकेटेड कर दिया गया, मतलब शॉर्टेंड कर दिया गया, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, टी की वैल्यू t/2 के लिए और -t/2 के लिए, इन बिटवीन यदि है टी की वैल्यू, तो यहाँ पे ये सिग्नल